हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ पर्सनल फाइनेंस सेक्शन में मॉर्गेज लोन के एक और वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एसबीआई मॉर्गेज लोन यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पीएनबी मॉर्गेज लोन, जेएनके बैंक मॉर्गेज लोन, उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा मॉर्गेज लोन, कैनरा बैंक मॉर्गेज लोन, ऑलमोस्ट सभी मेजर बैंक्स के पर्सनल लोन स्कीम्स, ऑटो लोन स्कीम्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, एजुकेशन, होम लोन। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट हर तरीके के लोन स्कीम्स पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूको बैंक से मॉर्गेज लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इनकम क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा, रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, और आपसे किस तरह के क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। यूको बैंक मॉर्गेज लोन। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे जो लोन होते हैं वो एक तरह का पर्सनल लोन होता है। वो आप चाहे किसी भी बैंक से ले, यूको बैंक हो, जेएंडके बैंक हो, स्टेट बैंक हो, कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तो ये एक पर्सनल लोन है। इस पैसे को अपनी किसी भी ज़रूरत को, लेजिटिमेट ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, मैरिज हो, या किसी बिजनेस के लिए, या किसी एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। तो किसी भी तरीके से जो आपको कोई अर्जेंट नीड है, आप उसको पूरा करने के लिए इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं रहता है। तो पर्पस क्या रहता है इस लोन का, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप किसी भी अपनी पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, चाहे आप कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट है या कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है। तो दो तरीके से इस लोन को बैंक डिसबर्स करता है, एक तो टर्म लोन के रूप में और दूसरा ओवरड्राफ्ट। तो टर्म लोन तो होता है वन टाइम आपको लोन दे दिया जाता है, और जितना लोन आपको चाहिए उतना लोन आपको मिल जाता है फ्रॉम द फर्स्ट डे, और उस पर आपको इंटरेस्ट लगना भी स्टार्ट हो जाता है। ओवरड्राफ्ट एक तरह का सीसी अकाउंट है, तो ये रिड्यूसिंग डीपीपी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 की सीसी लेते हैं 10 महीने के लिए रिड्यूसिंग डीपी पे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एक हज़ार करके देते जाएंगे तो 10 महीने में आपका वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल को आप लेके आगे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। तो इस पर कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। और ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो है वो नॉन सैलरीड बोरोअर को, फर्म्स को, कंपनीज को और या बिजनेस पर्पस के लिए ही दिया जाता है। नॉर्मली अगर आप सैलरीड हैं या कोई नॉर्मल हैं तो आपके लिए खाली टर्म लोन ही है। बट ओवरड्राफ्ट में एक चीज़ और होती है, इसका जो रिन्यूअल होता है वो एनुअल रिन्यूअल करना पड़ता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस लोन के लिए? तो कोई भी सैलरीड, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी ले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, रेप्यूटेड फर्म्स, तो किसी से भी आप सैलरी ले रहे हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। प्रोफेशनल्स हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई बिजनेसमैन हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। पेंशनर्स भी एलिजिबल हैं। और उसमें एज ब्रैकेट जो रखा गया है एप्लीकेशन के लिए, कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल। तो 65 ईयर से ज़्यादा एज के लोग इस लोन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज ऑफ रीपेमेंट जो है वो 70 साल है। तो अगर आप 65 साल में इस लोन को ले रहे हैं तो आपको 70 साल तक ये ख़त्म करना होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम एज ही 70 साल है। तो 70 साल के आगे आप इस लोन को नहीं चला सकते। इनकम क्राइटेरिया क्या रखा गया है? जितनी भी, अगर आप सैलरीड हैं, जितनी भी आपकी ग्रॉस सैलरी है वो कम से कम 30,000 पर मंथ होनी चाहिए। अगर आप किसी मेट्रो सेंटर में रहते हैं, अगर आप किसी
रूरल अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तो कम से कम 20,000 पर मंथ आपकी सैलरी होनी चाहिए, तभी आप ये लोन ले पाएंगे। अगर आप नॉन सैलरीड हैं यानी कि बिजनेस करते हैं या कुछ और आपका प्रोफेशन है, तो कम से कम जो आपकी इनकम है 4 लाख पर एनम, साल की 4 लाख होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी सेंटर में, चाहे आप मेट्रो सेंटर पे हैं, सेमी अर्बन पे हैं, सेमी अर्बन या रूरल किसी भी लोकेशन में हैं, तो बिजनेस या नॉन सैलरीड के केस में आपकी जो इनकम है कम से कम 4 लाख रुपया साल की होनी चाहिए एज पर योर ITR इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी इस लोन के लिए? सबसे पहले किसी भी लोन के लिए आपका KYC लिया जाता है। तो KYC में सबसे पहले आपका एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में आपका आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। पर दोस्तों पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जो है जनरेट होता है, और सिबिल स्कोर पे ही डिपेंड करता है कि आपको लोन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर ओके होगा, आपने किसी पुराने लोन में अगर आपका कोई NPA नहीं होगा, ट्रैक रिकॉर्ड पेमेंट का अच्छा होगा, तभी बैंक आपको लोन देगा, अदरवाइज बैंक आपको कभी भी लोन नहीं देगा। इसीलिए पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है, तभी आप कोई लोन ले पाते हैं। उसके बाद में आपका इनकम प्रूफ देखा जाएगा कि आपकी इनकम क्या है। तो इनकम के लिए आपका, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड लोगों का सैलरी स्लिप्स लिया जाता है, लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स कम से कम। उसके बाद में उनका फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न, दोनों में से कुछ भी एक दे सकते हैं वो। तो ये उनका इनकम प्रूफ होगा। अगर आप बिजनेस में हैं, किसी और प्रोफेशन में हैं, तो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होती हैं वही आपका इनकम प्रूफ होता है। तो आपकी लास्ट 3 जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं यूजुअली बैंक वो लेते हैं। तो उसके बाद में अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपने बिजनेस की लेटेस्ट बैलेंस शीट्स ऑडिटेड बाय CA और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देनी होगी। उसके अलावा आपके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स, उनकी कॉपी और अप्रूव्ड प्लान की कॉपी भी आपको देनी होगी। तो क्वांटम ऑफ लोन कितना है? अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर आपका कुछ इनकम सोर्स नहीं है, बाय चांस अगर आपके पास प्रॉपर्टी है बट आपके पास इनकम सोर्स नहीं है या इनकम कोई प्रूफ नहीं है, प्रॉपर इनकम प्रूफ नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है आपके पास या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपके पास किसी तरह का कोई इनकम प्रूफ नहीं है, ना आप बिजनेस का कोई ITR फाइल करते हैं, या आपके पास कोई सैलरी प्रूफ नहीं है, तो आप, अगर आप प्रॉपर्टी अपने रेंट पे दी है तो प्रॉपर्टी आप लोन अगेंस्ट रेंट भी ले सकते हैं। आपका जो रेंट रिसीवेबल है, जो आप रेंट ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं। हाँ, आपके पास लेकिन ये रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप कितनी देर के लिए आपके टेनेंट्स हैं, कितना रेंट आप ले रहे हैं, तो एक रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए। उसके अगेंस्ट में भी आपको लोन मिल जाता है, बट उसके लिए अलग स्कीम है, तो उस पर भी हम वीडियोस बना चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नीचे और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। अगर फिर भी ना मिला, आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं या नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वांटम इस लोन स्कीम में कितना रहेगा? कम से कम 2 लाख रुपए, और मैक्सिमम जो है 2 करोड़ इंडिविजुअल्स के लिए और 5 करोड़ जो है फर्म और कंपनीज के लिए। तो ये मैक्सिमम क्वांटम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितना मैक्सिमम क्वांटम है आपको उतना ही दे दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी रेगुलर इनकम पे विद वैलिड प्रूफ। जितनी भी आपकी इनकम होगी उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन दिया जाएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको कितना लोन मिलेगा, तो आप अपने
फ़ोन पे कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल सा, किसी भी प्ले स्टोर में जाके किसी भी ऐप से आप एक सिंपल ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप प्रिंसिपल डालिए जितना आप लोन लेना चाहते हैं, नीचे पीरियड डालिए, रीपेमेंट की कितनी देर में रीपेमेंट होगी, उसका मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा कि कितनी देर में आप रीपेमेंट मैक्सिमम कर सकते हैं। तो रीपेमेंट पीरियड डालिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपकी मंथली ईएमआई आ जाएगी। तो आपकी जो मंथली ईएमआई है वो आपकी सैलरी से निकलनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट टू योर इनकम होगी, तभी आप लोन ले पाएंगे। तो आपकी इनकम का कितना पास आप एज ईएमआई दे सकते हैं ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम सैलरी आपकी 30,000 होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी कम है तो आप अपनी फैमिली में से किसी को बोरोवर बना सकते हैं और उनकी इनकम आपकी इनकम में जुड़ जाएगी, जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। तो उसके अलावा जो आप लोन ले रहे हैं उसकी वैल्यू और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, इसका भी एक प्रोपोर्शन रहता है। तो आपकी प्रॉपर्टी की जितनी भी डिस्ट्रेस सेल वैल्यू, मतलब इजीली उसकी फॉर सेल वैल्यू लगा लीजिए, जो इजीली उसका प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बेचने पे मार्केट में कहते हैं ना, कौड़ियों के दाम बेचने पे भी अगर जितना प्राइस आपका मिल जाए तो उसके 60% तक आपको लोन मिल जाएगा, उसके 60% तक। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 60 लाख तक का लोन मिल जाएगा, बट 60 लाख तभी मिलेगा जब आपकी उतनी इनकम होगी। खाली प्रॉपर्टी की वैल्यू पे आपका लोन क्वांटम डिसाइड नहीं किया जाता है। इन केस अगर जो प्रॉपर्टी है जॉइंट नाम पे है तो क्रेडिट फैसिलिटी भी जो लोन को किया जाएगा वो जॉइंट नाम पे ही होगा। और एक चीज और, जो क्रेडिट फैसिलिटी आपको दी जाएगी वो थर्ड पार्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं होगी। प्रॉपर्टी किसी और की और लोन कोई और लेना चाहता है, ऐसा नहीं किया जाएगा। ईएमआई, तो दोस्तों आपकी जितनी भी सैलरी या इनकम है बिजनेस से, उसका जो 40% है उतना आपके घर पे जाना चाहिए नेट टेक होम पे। मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 40,000 आपके घर पे जाना चाहिए एज पर जो बैंक डिमांड कर रहा है, या मिनिमम 10,000 रुपए इनमें से जो भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मंथली इनकम है वो 20,000 है तो उसका 40% कुछ बनेगा 8,000, बट आपको मिनिमम 10,000 तो अपने घर पे लेके जाना ही है। हाँ, जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया आपकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 50,000 है तो उसका 40% बनेगा 20,000। तो उस केस में आपको 20,000 आपका टेक होम पे होगी और कम से कम 10,000 आपको सेव करना ही है। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अपने साथ अपने को एप्लीकेंट की इनकम भी आप ऐड कर सकते हैं। और को एप्लीकेंट जो है आपके स्पाउस, पेरेंट या चिल्ड्रन, कोई भी जो आपके फैमिली और ब्लड रिलेशन में है वो हो सकता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी के जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूको फ्लैट रेट जो कि 6.90% है प्लस 2.55% पर एनम अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो अगर आप जो जिस काम के लिए ले रहे हैं अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है तो आपको ये रेट लगेगा 6.90 प्लस 2.55। तो प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से होते हैं इस पे अगर मैं बताऊंगा तो कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे अब मैं जनरली बताता हूँ, एजुकेशन, एमएसएमई या एग्रीकल्चर जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। तो अगर आप ऐसी नीड्स को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं तो आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 6.90 प्लस 2.55%, जो कि बनेगा
9.45% के करीब। तो आप प्लस करके देख लेना, कहीं मेरी कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। तो अगर आप नॉन प्रायोरिटी सेक्टर के लिए लेना चाहते हैं तो 6.90 प्लस 3.55%, दैट इज इक्वल टू 10.45%। तो ये रेट्स जो हैं, इनको आप जब भी आप लोन लें तो तब लेटेस्ट रेट्स कंफर्म करवा लें, क्योंकि रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। ये अभी के रेट्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो लोन रिपेमेंट किस तरह से होगा? मैक्सिमम जो है लोन टेनर जो रहेगा 144 EMIs, यानी कि 12 साल में लगभग आपको ये लोन रीपे करना होगा। ओडी में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो एवरी मंथ सर्व किया जाएगा, बट टर्म लोन में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के जो EMI बनती है वो आपको देनी पड़ती है। और ओडी जो होती है वो आफ्टर एवरी 12 मंथ्स जो है वो रिन्यू की जाती है। और ओडी में जो क्रेडिट होगा, अगर आपने ओडी लिया है तो ओडी में जो आपका क्रेडिट आएगा वो आपके डेबिट से ज़्यादा होना चाहिए। डेबिट मतलब उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा उससे ज़्यादा आपने जमा करने हैं एवरी मंथ। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको मॉर्टगेज करेगा और उसकी मॉर्टगेज के अगेंस्ट आपको लोन दिया जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, और इंश्योरेंस के जो चार्जेस हैं वो कस्टमर को बियर करने पड़ेंगे। और इसके अलावा कुछ और चार्जेस भी हैं जो कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे, जैसे कि प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस। तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बैंक के जो पैनल वैल्यूज होते हैं ऑथोराइज्ड, वही प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कस्टमर या मार्केट डिसाइड नहीं करता है। बैंक का पैनल वैल्यूअर जो होता है वही प्रॉपर्टी को विजिट करके उसकी प्रॉपर वैल्यू देता है, और जो वो वैल्यू देता है वही वैल्यू फाइनल होती है, और उसी को कंसीडर किया जाता है वाइल अचीविंग द लोन क्वांटम। और उसके भी चार्जेस होते हैं। उसके बाद में बैंक का जो पैनल लॉयर होता है वो लीगल ओपिनियन देता है, और उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने होते हैं। और वो चेक करता है कि इसके जो टाइटल्स वगैरह हैं प्रॉपर्टी के सब क्लियर हैं। उसके बाद में कुछ इंस्पेक्शन चार्जेस भी होते हैं, मॉर्टगेज चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भी हो सकती है जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। हाँ, प्रोसेसिंग चार्जेस जो होते हैं उन पे बहुत बार वेवर होता है। तो आप जब भी लोन लें बैंक से कंफर्म करवा लें कि उन पे किसी तरह का कोई वेवर तो नहीं चल रहा है। बट हाँ, वैल्यूएशन चार्जेस, लीगल ओपिनियन चार्जेस, ये सब तरह के चार्जेस कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। तो ये था यूको बैंक मॉर्टगेज लोन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।